नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान का अफवाह तंत्र लगभग पूरा कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों के ऊपर। बेसिकली झीलें जो हैं वो भी अफवाह तंत्र का हिस्सा होती है, तो इस पे बात करेंगे हम। और इस चैप्टर में हम 3 बिंदु देखने का प्रयास करेंगे। झीलें भी पढ़ेंगे और साथ में राजस्थान के जलप्रपात भी पढ़ेंगे और राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं भी पढ़ेंगे। सिंचाई परियोजनाएं 2 जगह पे काम आती है। एक तो जब आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ सिंचाई परियोजनाएं आपके पाठ्यक्रम में रहती है, और दूसरा जब आप ये अफवाह तंत्र पढ़ रहे होते हैं तो सिंचाई परियोजनाएं बेसिकली नदियों के ऊपर ही है, तो इससे सीधे तौर पे वो जुड़ जाता है। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए 3-4 सिंचाई परियोजना का, और सिंचाई परियोजनाएं विद्युत में भी आती है ना, तो इस प्रकार से वो इनडायरेक्टली 3-4 टॉपिक में हमें पढ़नी होती है, तो इसको एक साथ ही पढ़ लेंगे हम, है ना। तो ये तीनों बिंदु हम इसमें पढ़ेंगे। तो मैं पहले इसका हेडिंग दे देता हूँ। हम पढ़ेंगे अफवाह के अन्य रूप, या फिर ऐसे लिख लेते हैं झीलें, है ना। और जलप्रपात, जलप्रपात बहुत ज़्यादा नहीं है राजस्थान में, 4-5 है। और तीसरा देखेंगे हम सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्रोजेक्ट। सिंचाई की जगह हम लिख लेते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाओं में एक सामान्य सा अंतर है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो होती हैं वो आपके कई सारे उद्देश्यों को लिए हुए होती है ना। उसमें विद्युत उत्पादन भी होता है, उसमें मछली उत्पादन भी होता है, उसमें इरिगेशन भी होता है, उसमें आपके फ्रेश वाटर मतलब पेयजल भी होता है, और इसके साथ साथ में बाढ़ को रोकना भी उसका एक उद्देश्य होता है। तो ऐसी परियोजनाएं या ऐसी बांध परियोजनाएं जिसके एक से अधिक उद्देश्य होते हैं उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं, है ना। और सिंचाई परियोजना फिर क्या होता है, केवल इरिगेशन तक उसको हम लिमिट एक सीमित कर देते हैं, जबकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं में सारी परियोजनाएं आ जाती है, उसको भी हम अलग से पढ़ लेंगे, ठीक है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे झीलों के ऊपर, फिर जलप्रपात और उसके बाद में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ये सीधे तौर पे प्रोफेसर बैच में झीलें डायरेक्ट कोर्स में है, अलग से लिख लिया गया झीलें, और डायरेक्ट कहीं पर भी नहीं भी होती है तो भी हमें पढ़नी होती है, क्योंकि झीलें भी ड्रेनेज सिस्टम का एक हिस्सा है। और ये तो वैसे भी कहीं न कहीं आ ही जाते हैं, तो हमें पढ़ लेना चाहिए। अब बाद में ये मत कहना सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है या वो, तो ये है कोर्स में है डायरेक्ट इनडायरेक्टली, तो हमें पढ़ना चाहिए इनको। और फिर भी किसी को ये लगे कि नहीं ये कोर्स में नहीं है तो वो छोड़ सकते हैं, उनके ऊपर है, मैं किसी को मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि हमें पढ़ना चाहिए इसको, ताकि एग्रीकल्चर, विद्युत, उद्योग और ये सारी चीज़ें इसमें साथ में आ जाती है। जैसे हम उद्योग पढ़ेंगे और हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर पढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है बाद में गोसुंडा बांध उसको सप्लाई करता है जल की, तो वो वहीं पढ़ना पड़ता है। तो पढ़ने ही पढ़ेंगे, है ना, इधर उधर से, तो उसको पढ़ लेना आप। अब मैं आपको सबसे पहले शुरू करते हैं हम झीलें। पहला बिंदु, ठीक है, झीलें पढ़ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा है और हमें इसको देखना, इसमें हमें 3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले मैं बात करूँ उसकी डेफिनेशन की, परिभाषा कि झील कहते किसे हैं। तो सामान्य तौर पे हम भूगोल में ये कह सकते हैं कि जो एक समांतर धरातल होता है, इसके अंतर्गत ऐसे निम्न क्षेत्र, निम्न का मतलब होता है गर्त क्षेत्र, मतलब ढलान वाले क्षेत्र, जहाँ पानी अर्थात जल एकत्रित रहता है, उस भूखंड को, उस भूभाग को या उस निम्न क्षेत्रों को झील कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये इलाका है ना, ये क्षेत्र है, और यहाँ पे कोई ऐसा निम्न क्षेत्र है, जैसे ये समतल धरातल का ये नीचा क्षेत्र है ना, ये नीचा क्षेत्र है। अब इस निम्न क्षेत्र में क्या होगा, जल एकत्रित होगा, है ना। अब ये जल जो है ये क्या कहलाएगा, ये निम्न क्षेत्र का जल ये झील कहलाता है। तो लैक का मतलब ये होता है निम्न गर्त क्षेत्रों को झील कहते हैं, ठीक है। अब झील की खास बात ये होती है, झील और बांध में अगर अपन तुलना करें
तो बांध तो बेसिकली आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम बनाए जाते हैं, जिसमें एक लंबी चौड़ी दीवार होती है, इसके ऊपर चारों तरफ से उसको इस प्रकार से बना दिया जाता है। किसी नदी के जल को रोका जाता है या फिर किसी बाढ़ जैसी स्थितियों से बचने के लिए इस प्रकार से झील वगैरह बांध वगैरह बनाए जाते हैं। तो झील जो है वो आपकी जल को एकत्रित करती है और उसका वो नेचुरली होता है लगभग, तो और कुछ स्थितियों में कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है, अगर इसके अंदर खारा पानी है तो खारी झील कहलाएगा, मीठा पानी है तो मीठे पानी की झील कहला जाएगा। ठीक है, सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर। अच्छा, अब ये जो निम्न क्षेत्र है इसके बनने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से मतलब ये जैसे शासक के द्वारा अपने क्षेत्र में जल आपूर्ति सुनिश्चित करना साल भर के लिए, या किसानों को एक प्रकार से सुविधा हो जाए, पशुओं के लिए पेयजल की सुविधा हो जाए। तो प्राचीन काल में, मध्यकाल में शासक लोग क्या करते थे, जल आपूर्ति के लिए, जल को एक प्रकार से स्टोर करने के लिए झीलों के निर्माण हेतु ये खुदाई करवा के और इस तरह से निम्न क्षेत्र पैदा करवा देते थे, बना देते थे। ऐसी झीलों को कृत्रिम झीलें कहते हैं, है ना। जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, फतेह सागर, फोय सागर, अन्ना सागर, ये सारी सारी कृत्रिम झील है। अच्छा, अगर ये कृत्रिम नहीं है तो नेचुरली कई बार ऐसा होता है, तो उसे हम कहते हैं प्राकृतिक झीलें। अब प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी, जैसे ज्वालामुखी आ गया, तो ज्वालामुखी के दौरान कुछ इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है ना, लावा इस प्रकार से जन्म जाता है और इसका जो मुख है उसके ऊपर इस प्रकार से ढाल उत्पन्न होता है। इसे ज्वालामुखी निर्मित झीलें कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति का योगदान नहीं होता, बल्कि प्राकृतिक कारणों का होता है ना। इसे हम प्राकृतिक झील कहते हैं, कृत्रिम झील नहीं कहते। हो सकता है कि धरातल है और इसके ऊपर, अब जैसे ज्वालामुखी झीलों की मैं बात करूं तो भारत के अंदर लोनार झील है, वो ज्वालामुखी निर्मित है, और थाला झील है, वो भी ज्वालामुखी निर्मित है। फिर ज्वालामुखी निर्मित झीलों को हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्रेटर बहुत बड़े हो जाते हैं तो वो कॉल्डेरा कहलाते हैं। ठीक है, और जहाँ तक जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र था और यहाँ पर कोई उल्का पिंड आके गिर गया, है ना, यूनिवर्स से आके कोई उल्का पिंड गिर गया और उससे अगर कोई खड्डा बन गया और जल एकत्रित हो रहा है, तो ऐसी झीलें भी प्राकृतिक झीलें कहलाती है। इसे भी हम क्रेटर ही कहते हैं ना, उल्का निर्मित क्रेटर कहते हैं, और ये ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर कहलाते हैं। जैसे रामगढ़ है बारां के अंदर, वो आपके राजस्थान का एकमात्र क्रेटर झील है। बाकी कई बार पुष्कर को बता दिया जाता है, कई बार नक्की झील को बता दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है, ना ही जियोग्राफिक की दृष्टिकोण से एक भी ये झील क्रेटर नहीं है। भारत के अंदर टोटल 3 ही क्रेटर है, पूरी दुनिया में 191 है और पूरे भारत में 3 क्रेटर ही है। एक महाराष्ट्र के अंदर है लोनार में, दूसरा थाला क्रेटर है आपके मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ पे, और तीसरा जो क्रेटर है वो है रामगढ़ का बारां के अंदर आया हुआ है, भंडदेवराम मंदिर के पास में आया हुआ है। ठीक है, रामगढ़ का जो क्रेटर है वो बेसिकली उल्का क्रेटर है, इस टाइप का क्रेटर है, मैं समझाऊंगा आपको। और लोनार और थाला का क्रेटर जो है वो आपके ज्वालामुखी वाले क्रेटर है। ठीक है, तो इस तरह से क्रेटर हो सकती है, ज्वालामुखी की हो सकती है। कई बार भूकंप आने से भी इस प्रकार के निम्न गर्त तैयार हो जाते हैं, तो उससे भी झील बन जाती है। तो इस तरह से झीलें जो है वो, अगर आप जल के दृष्टिकोण से करोगे प्रकृति के हिसाब से, तो वो खारी पानी की हो सकती है, मीठे पानी की हो सकती है। अगर आप उसकी उत्पत्ति के बेस पे बात करोगे तो कृत्रिम हो सकती है, या फिर वो आपकी प्राकृतिक हो सकती है। जहाँ तक प्राकृतिक की बात है तो वो ज्वालामुखी से निर्मित हो सकती है, उल्का से निर्मित हो सकती है, भूकंप से निर्मित हो सकती है ना, इस टाइप से हो सकती है, या स्वाभाविक रूप से भी हो सकती है। 2 पहाड़ों के बीच का कोई स्थान है, जैसे हिमाचल प्रदेश में चले जाओ, जम्मू कश्मीर में, वहाँ जितने भी ये ताल झीलें हैं या नाग झीलें जितनी भी हैं, वो सारी आपके पहाड़ों के बीच का क्षेत्र होने के कारण ही वो आपकी झील बनी हुई है। पेंगोंग सो है वगैरह सारी झीलें। तो इस तरफ से आप इसको ये याद रख लीजिए कि झीलें किसे कहते हैं, तो आप सामान्य सा ये कहोगे कि आपके निम्न या गर्त क्षेत्र जहाँ पे जल एकत्रित होता है उसे हम झील कहते हैं। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लेना। निम्न या गर्त या नीचे क्षेत्र जहां जल एकत्रित रहता है
झील कहलाता है। और जो बड़ी झीलें होती है उनको कई बार हम सागर भी बोलते हैं, जैसे कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन सागर बोलते हैं। सागर इस दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो झील की डेफिनेशन से काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो बड़ी झीलें सागर भी कहलाती है, झील कहलाता है। इसे निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। इसे किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम दो भाग कर लेते हैं इसके। अब ए भाग हम लिख लेते हैं प्रकृति के हिसाब से कि जल की प्रकृति कैसी है, जल की प्रकृति के हिसाब से। अब जल की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार की झीलें पॉसिबल हैं। एक आपके सलाइन वाटर, खारी झीलें, और दूसरी आपके मीठे पानी की झीलें। ठीक है, मीठे पानी की झीलें। तो खारी झीलें वो होती है जिनमें खारा जल होता है, और मीठी झीलें वो होती है जिसमें मीठा पानी होता है, पीने योग्य होता है। अब देखिए जो खारी झीलें हैं, ये जितनी भी झीलें हैं, इनके बनने के पीछे कारण ये होता है कि उस क्षेत्र की धरातल के अंदर लवणता ज़्यादा होती है, जल खारा नहीं आता, क्योंकि झीलों को पानी जो मिलता है वो 99% केसेस में वर्षा से मिलता है। ठीक है, और दूसरा 1% जो पानी हम कहते हैं वो आता है नदियों से। तो नदियों को भी पानी वर्षात और उससे ग्लेशियर से मिलता है। वर्षा और ग्लेशियर दोनों ही मीठे पानी के होते हैं, ग्लेशियर कभी खारे पानी से नहीं बनते। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि झीलों को पानी हमेशा ही मीठा मिलता है, लेकिन फिर ये खारे कैसे हो जाते हैं? खारी इसलिए होती है कि उस क्षेत्र के धरातल में नमक ज़्यादा हो। तो जब नमक ज़्यादा होता है तो वो मीठा पानी जैसे ही वहाँ आता है तो वो मीठा पानी वहाँ के भूमि के जो लवण हैं उनको पिघला देता है, जिससे वो धीरे धीरे पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। और जैसे ही पानी आता है फिर धीरे धीरे लवण इतने अधिक हो जाते हैं कि पानी नीचे आते ही, धरातल पे आते ही वो नमक पिघल जाते हैं और आपके उसी समय खारा हो जाता है इंस्टेंटली। तो ऐसी झीलें हैं वो खारी झील हो जाती है। तो खारी झीलों का मतलब ये नहीं कि उनको जल खारा मिलता है, जल तो मीठा मिलता है, लेकिन धरातलीय लवणों की अधिकता के कारण ये जल्दी खारी हो जाती है। तब आप इसको ऐसे समझिए कि खारी झीलें जितनी भी हैं वो ऐसे क्षेत्रों में होगी जहाँ पे धरातल के अंदर नमक की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है। ठीक है, अब ये कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? ये आपके जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है जो तैथिस सागर के अवशेष हैं, है ना, वैसे क्षेत्र है, या फिर कैसिकत्व की क्रिया वाले क्षेत्र है जहाँ पे तापमान अधिक है और ऊपर पानी की मात्रा नहीं है तो धरातल के लवण आ जाते हैं, सैम की समस्या वाले क्षेत्र हैं। अल्टीमेटली बात यह है कि धरातल के लवण जहाँ भी अधिक होंगे वहाँ पे ये झीलें कैसी बन जाती है, खारी बन जाती है। तो अब आप देख लो राजस्थान की जितनी भी खारी झीलें हैं वो सारी मरुस्थलीय इलाकों में। एक आप वो जितनी भी खारी झीलें हम आगे पढ़ने वाले हैं, पचपदरा हो, चाहे डीडवाना हो, चाहे कूचामन हो, थोड़ा सा सांबर का हिस्सा हो, बाकी जैसलमेर से लेकर ये लगभग सारी खारे पानी की झीलें। ये बात नहीं है कि केवल और केवल मरुस्थल में खारे पानी की झीलें, जैसे हम बेसिकली प्लाया झीलें बोलते हैं, है ना, तो ये कोई बहुत ज़रूरी शर्त नहीं है, कई जगह मरुस्थल के अलावा भी होती है। हाँ, वहाँ पे अगर खारा एलिमेंट्स NaCl वगैरह है धरातल में तो वो खारी हो जाती है, और धरातल में ऐसे एलिमेंट्स नहीं होते हैं तो फिर वो मीठी ही रहती है। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको ना इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो खारी झीलों में पहली बात क्या लिखूंगा कि इनके जल स्रोत मगर
धरातलीय लवणों की अधिकता के कारण यह जल खारा हो जाता है। ठीक है। और सामान्यतः, है ना, सामान्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्लाया झीलों के रूप में प्लाया वही मरुस्थलीय खारे पानी की झीलों को कहते हैं जो दबी हुई होती है। प्लाया झीलों के रूप में इनका निर्माण होता है। ठीक है। बाकी क्यों होता है, मैंने राजस्थान की मरुस्थलों की उत्पत्ति में बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ये झीलें खारी क्यों होती है ना। तो ये थोड़ा सा आप देख लेना कि इनके जल स्रोत मीठे जल के हैं, मगर धरातलीय लवणों की अधिकता के कारण ये जल खारा हो जाता है। सामान्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्लाय झीलों के रूप में इनका निर्माण होता है। और इसके साथ साथ आप फिर भी ये टैथी सागर के अवशेष वगैरह ये सारी बातें लिख सकते हो। हालांकि हमने इसको मरुस्थल की उत्पत्ति में पहले ही पढ़ लिया है ना, राजस्थान की मरुस्थल की उत्पत्ति में। तो ये होती है खारे पानी की झीलें। दूसरा है मीठे पानी की झीलें। तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जितनी भी झीलें हैं ये सारी की सारी झीलें आपके इसमें आप ये चित्र भी बना देना ना साथ में। निम्न या गर्त क्षेत्र या नीचा क्षेत्र। ठीक है, ये हो जाती है आपकी झील, है ना, झील हो जाती है। तो ये तो होगी खारे पानी की झील। मीठे पानी की झील की डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको जल स्रोत ही मीठे होते हैं और यहाँ पे लवणों की मात्रा इतनी अधिक होती नहीं कि ये जल जो है वो आपके खारा हो जाए। ठीक है, ये हो गया प्रकृति की बेस पे। दूसरा इसका जो रूप आएगा वो आएगा उत्पत्ति के आधार पे। ये तो लिख लिया होगा। हाँ, ध्यान रहे मैं आपको पूरा झील विज्ञान नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा बेसिक परिचय दे रहा हूँ ना। अदरवाइज झील टॉपिक जब हम पढ़ते हैं ना वहाँ भूगोल में, तो मैं पूरा झील विज्ञान पूरा हम समझते हैं, सारी चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, ये जीएस का मैटर है और जीएस में हम जितना सामान्य पढ़ेंगे उतना ठीक रहता है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे प्राकृतिक झीलें हो सकती हैं और कृत्रिम हो सकती है। ठीक है, अब प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें, और कोई झील होती नहीं है। ठीक है, अब ये आपको ऐसी लिस्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है कि कौन सी प्राकृतिक है, कौन सी कृत्रिम है, कौन सी खारे पानी की है, कौन सी मीठे पानी की है। ये अपने आप दिमाग में चलता रहेगा, आता रहेगा। मैं वैसे अलग करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, अगर किसी शासक का नाम आ जाता है कि फोय द्वारा तैयार की गई, तो फोय सागर खोए द्वारा की गई है तो वो कृत्रिम हो गई। जय सिंह ने बनाई या फतेह सिंह ने बनाई या उदय सिंह ने बनाई, तो ये सारी कृत्रिम झीलें हो गई, है ना। अब बाकी जितनी भी झीलें हैं, जैसे कुछ झीलें ऐसी भी हैं जो कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों ही हैं, जैसे पुष्कर है, तो वहाँ पे चौहान शासक वासुदेव ने उसको बनाया था, लेकिन पहले से नेचुरली उसमें वो था, सॉरी सांबर को वासुदेव ने बनाया था, लेकिन वो ढालवा क्षेत्र पहले से ही है वहाँ पे। अब पुष्कर झील के बारे में भी यही कहा जाता है, कोई कहता है कि इसको ब्रह्मा जी ने बनाया, कोई कहता है कि यहाँ पे ज्वालामुखी झील बनी। किसकी उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी भी नहीं है। तो जैसे कुछ झीलें ऐसी भी जिसको हम न प्राकृतिक कह पाते हैं न कृत्रिम कह पाते हैं। तो जब कृत्रिम नहीं कह पाते तो हम प्राकृतिक मान लेते हैं। जैसे नक्की झील है,
नक्की झील के बारे में ये कि किसने बनाई एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, तो फिर हम उसको प्राकृतिक मान लेते हैं। तो परीक्षा में कभी भी ऐसा नहीं आता कौन सी कृत्रिम या कौन सी प्राकृतिक है। यहाँ ठीक है, खारे मीठे पानी की झील सामान्य पहले पूछा करते थे, बड़ा सरल प्रश्न हो जाता है। बाकी झीलों के बारे में अच्छी प्रश्न है, वो आगे बनेंगे, मैं आप आगे समझाऊंगा। तो प्राकृतिक झील में क्या लिखोगे, अगर गर्त क्षेत्र या निम्न क्षेत्र का निर्माण किसी प्राकृतिक फिनोमेनन से हुआ है तो उसे प्राकृतिक झील कहते हैं। ठीक है, झील कहते हैं। इसके कई रूप हैं। क्रेटर, अब क्रेटर देखो ज्वालामुखी से भी बन सकता है। क्रेटर आपके उल्का पिंड से भी बन सकता है। उल्का पिंड वे आपके एस्ट्रोनॉमिकल या खगोलीय पिंड होते हैं जो आपके, जिनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती, जिसका रास्ता निश्चित नहीं होता, और भटकते भटकते पृथ्वी पे आके टकरा जाते हैं। कई कई उल्का पिंड तो इतने बड़े होते हैं जो पृथ्वी की साइज से भी कई गुना बड़े होते हैं। तो ऐसे उल्का पिंड टकरा जाते हैं तो कई बार ग्रह पूरा ही नष्ट कर देते हैं। कई उल्का पिंड छोटे भी होते हैं, तो ऐसे कोई उल्का पिंड टकराते हैं तो नीचा क्षेत्र तैयार हो जाता है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो आता है आपके रामगढ़ का 12 के अंदर। वहाँ देश की तीसरी क्रेटर बनी हुई है। ये रिपोर्ट्स बहुत अभी की है, ये लगभग 4-1 महीने पहले की कनाडा की ऑब्जर्वेटरी ने दुनिया के 191 जो क्रेटर है उनमें से भारत में 3 क्रेटर बताए। इसके अलावा जितना भी किताबों ने लिखा है बहुत ही गलत तरीके से व्याख्याएं की गई है इसकी, चाहे वो पुष्कर के बारे में लिखा हो चाहे नक्की के बारे में लिखा हो। राजस्थान में एक ही क्रेटर झील है, वो है रामगढ़ की, और भारत में 3 ही है बस, चौथी है ही नहीं। इसके अलावा जितना भी किसी जियोग्राफर्स को जब ये मिलता नहीं है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो फिर वो लोग इस तरह से उन्होंने पहले ऐसी व्याख्याएं की होगी, गाइडों में छप गई, गाइड वाले अब संशोधित करते नहीं है और इस हिसाब से चलता आ रहा है। ठीक है, तो क्रेटर 2 टाइप के हो सकते हैं, ज्वालामुखी का क्रेटर हो सकता है, उल्का पिंड से क्रेटर हो सकता है। ठीक है, लेकिन पता चल जाता है। पता कैसे चलता है, ज्वालामुखी से जब क्रेटर बनता है तो क्रेटर कई बार काल्डेरा का रूप भी ले सकता है। उल्का पिंड में क्रेटर ऐसे काल्डेरा नहीं बनते। पहली बात, उल्का पिंड जहाँ गिरता है तो वहाँ की चट्टान है वो उछल के दूसरी जगहों पे जाती है। तो उल्का पिंड जहाँ भी गिरेगा उस क्षेत्र की चट्टानों के अवशेष हमें कहीं दूर पे मिलेंगे। तो रामगढ़ की मैं बात कर रहा था, वहाँ भंडदेवरा के आसपास है वो चट्टाने पत्थर मिले हमें, तो पता चलता है कि यहाँ थे और बाद में वहाँ उछले हैं। जबकि जो ज्वालामुखी झीलें होती थोड़ी सी ऊंचाई पे होती है, ज्वालामुखी पर्वत के मुख पर होती है, वो बिल्कुल ऐसे समतल मैदानों पे नहीं होती। तो इस तरह से पता चल जाता है विद्वानों को कि ये ज्वालामुखी की झील जहाँ बनेगी वहाँ आपके इग्निशियस रॉक्स बहुत होती है, लावा होता है, वहाँ पे आग्नेय चट्टानें होती हैं, तो पता चल जाता है कि ये ज्वालामुखी का है। अब आग्नेय चट्टानें वगैरह नहीं हो और उसकी मेन चट्टानें थोड़ी सी दूरी पे मिल रही हो तो समझ में आ जाता है कि ये उल्का निर्मित झील है ना। तो दोनों ही क्रेटर कहलाती है। अगर अपन बात करें दूसरे नंबर पे तो हो जाएगा आपके भूकंप निर्मित। और इसके अलावा अगर अपन और देखें तो पहाड़ों के मध्य के नीचे क्षेत्र, नक्की झील इसी का रूप है। ठीक है, अब मैं अगर ज्वालामुखी की बात करूं तो देखो, ज्वालामुखी में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका बड़ा रूप कॉल्डेरा कहलाता है।
ठीक है। राजस्थान में एक भी ऐसी झील नहीं है। इस श्रेणी की नहीं है। अब आपको पुष्कर वगैरह से नाम मिलेंगे किताब वगैरह में, काट देना आप बढ़िया अच्छी तरीके से, क्योंकि वास्तव में है नहीं एक भी झील। जहाँ तक उल्का पिंड की बात है तो रामगढ़ बारह इसी श्रेणी का है। ठीक है। और भूकंप निर्मित झील राजस्थान में कोई है नहीं। और रही बात आपके पहाड़ों वाली, तो इसमें एक नक्की झील का एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है। तो ये कुछ प्राकृतिक झीलें हैं। और इसके अलावा आपके कुछ स्वाभाविक रूप से नीचे क्षेत्र होते हैं, जैसे आपके अपने जो राजस्थान के मरुस्थलों के जो क्षेत्र हैं, ये पहाड़ों के मध्य ना करके स्वाभाविक नीचे क्षेत्र कह सकते हो, इस टाइप से हो जाते हैं। अब आती बात कृत्रिम झीलों की बात करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं अगर गर्त क्षेत्र का निर्माण मानव द्वारा विभिन्न उद्देश्यों जैसे वो पेयजल हो सकता है, वो आपके बाढ़ से बचाव हो सकता है, ना, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते थे। अभी तो झील बनाने इतनी ज़मीन भी नहीं और लोगों की इच्छा शक्ति भी नहीं है, और अब संसाधन भी नहीं है इतनी की झीलें बनाए, वो दौर गया। अब तो सरकार अपने लेवल पे डैम बना लेती है, बाकी झीलें बनाने वाला नो मैटर गया। वैसे डैम का बड़ा रूप ही झील होता था पहले तो, जैसे फतेह सागर है, एक समय वो कनौट बांध था, बाद में जैसे उसने एनलार्ज रूप लिया तो उसको वो फतेह सागर झील का नाम दे दिया गया था। इन्हें कृत्रिम झील, है ना, ये बांध रूप में ही होती थी जनरली। कहा जाता है। ठीक है। तो ये एक प्रकार से झीलों का एक सामान्य ज्ञान हो गया आपके पास में। अब देखिए आप, ये आप लिख लोगे, उसके बाद में अब हम सीधे आते हैं कि खारे पानी की झीलों के ऊपर। और अब देखो, ये तो आपको विभाजन अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि लगभग हम हर झील के बारे में लिखेंगे कि इस झील का निर्माण इस व्यक्ति ने करवाया। अब जिसका लिखेंगे तो वो तो समझ जाना कि कृत्रिम झील है, जिसका नहीं लिखेंगे वो समझ जाना कि वो प्राकृतिक झीलें हैं, ना। खारे पानी की झीलें मैक्सिमम प्राकृतिक ही है। ठीक है। कुछ कृत्रिम भी है, जैसे सांबर झील को कृत्रिम माना जाता है। अब हम सबसे पहले आते हैं खारे पानी की झीलों के ऊपर। ये मेन झीलें हैं, इसमें हम पढ़ेंगे आगे। हम नाम वैसे लिखा हुआ, ये मैप है, आप एक लिस्ट बना देना सबसे पहले। ये कुछ ऐसी झीलें हैं जो मतलब खारे पानी की हैं और परीक्षा में ऐसे पूछ ली जाती कौन सी झील कहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो सबसे पहली है सांबर झील, पचपदरा, डीडवाना। अब सांबर, जयपुर, अजमेर, नागौर 3 जिलों में मानी गई है। ठीक है। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। पचपदरा बाड़मेर, अभी वर्तमान में ये बालोतरा में चली गई है।
और यहाँ पे स्थित है। और आजकल आपको पता होगा कि यहाँ पे रिफाइनरी बन गई है, पूरी झील के अंदर ही बन गई, झील खा गए ये लोग। डीडवाना नागौर के अंदर है और यहाँ पे भी खारे पानी की झील है। कावोद को भी लगभग खा गए हैं लोग सारे वहाँ पे। लूण, करणसर, देगाना, रेवासा, पणिहारी, पीतमपुरा, कुचामन, थोब, रडनारण, नावा, ताल, सापर, काछोर, देख लीजिए सारे मरुस्थल के जिले हैं और इन सारे ज़िलों में ये झीलें आई हुई हैं। तो एक तो आप सामान्य ये देख लेना एक बार, और हो सके तो इस मैप में इनको भर देना ताकि आपके मस्तिष्क में रहे। और मुझे नहीं लगता कि आप में से शायद कुछ ऐसे कोई नाम भी हो इनमें से जो आपने कभी नहीं सुने हो, क्योंकि ये बहुत सामान्य नाम है और लगभग हर स्टूडेंट इनकी जानकारी रखता है। ठीक है, फिर भी आप एक तालिका बना देना अपने ज्ञान के आधार पे कि कौन सी झील कहाँ पे है। ठीक है, मेन झीलों का थोड़ा देख लेना इसमें। अब मैं कुछ झीलों में इनमें से व्याख्याएं करूंगा, सांबर की करूंगा, पचपदरा की करूंगा, डीडवाना की करूंगा। ये बड़ी झीलें जो है उनको मैं अभी समझाता हूँ। इस क्रम में सबसे पहले मैं आता हूँ सांबर झील के ऊपर। ठीक है, तो पहला नाम लिख रहे हैं सांबर झील। सांबर झील। ठीक है, आप इसको अगर देखोगे तो ये लिया हुआ सैटेलाइट पिक ली हुई है और ये पूरी की पूरी एक ऐसे समझिए कि ये सांबर लेक है, ये पूरा सांबर झील है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे और ये सांबर का एक बांध बनाया हुआ है और जैसे ही इस झील में पानी नहीं रहता, बारिश वगैरह में कम होता है, तब इस बांध से इसको थोड़ा सा पानी छोड़ दिया जाता है ताकि इसमें पानी आता रहे। बीच में रेल बनी हुई है, ये रेल बनी हुई है ताकि यहाँ से जो जो नमक प्रोडक्ट होगा उसको बाहर ले जाया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें बनाते कैसे नमक, इसकी बहुत सामान्य सी प्रोसेस है। क्या करते हैं, सामान्य पानी इसमें जैसे ही आता है, धरातल के आंतरिक भागों में नमक खूब होता है, फिर इनकी क्यारी बना ली जाती है इस तरह से, है ना। इस तरह से बना दिया और इसमें जल डाल दिया। अब ये बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती, 1.5 फीट की होती है। अब इसमें पूरा जल भर दिया, ठीक है, और जल को छोड़ दिया, जल को भर के और इस क्यारी को छोड़ दिया ऐसे ही। अब क्या होगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे अब ये पानी जो है, ये नीचे के जो लवण हैं उन लवण इन पानी में घुल जाते हैं और पूरा जल लवणीय हो जाता है। फिर क्या होगा, फिर जैसे ही तापमान आएगा वो पानी तो वाष्पोत्सर्जित होकर बाहर चला जाएगा और जो धरातल से नमक बाहर आए थे इस जल के साथ, वो नमक वहीं रह जाते हैं, क्योंकि नमक वाष्पोत्सर्जित हो नहीं पाते, नमक यहाँ रह जाते और पूरा इसका वाइट कलर हो जाता है, ये है ना, ये हो जाता पूरा वाइट कलर। और फिर जब इसका जो मालिक है वो ये देखेगा कि भाई जल पूरा उड़ चुका है और वहाँ पे अब केवल नमक बचा है, तब उसको है वो यहाँ से उठा के और इस ट्रेन के डिब्बों से आगे ले जाके फैक्ट्री में ले जाया जाता है। फैक्ट्री में इसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद में देखा जाता है कि NaCl की मात्रा पर्याप्त है कि नहीं है। फिर उसमें वो सारे NaCl की मात्रा वगैरह पूरा चेक किया जाता है और उसके बाद में खाद्यान्न के लिए उसको यूज़ किया जाता है। तो ये पूरी इसकी प्रोसेस रहती है। तो खारे पानी की जितनी भी झीलें हैं वो नमक उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत में जितना भी टोटल आपके नमक प्रोडक्शन होता है उसमें लगभग 8.7%, 8.7% नमक सांबर जिला के लिए देती है। और खास बात देखिए कि भारत राजस्थान के कुल नमक उत्पादन का लगभग 80% यहाँ से उत्पादित होता है। और इस झील की खास बात ये भी है कि ये सबसे भारत की सबसे बड़ी खारी झील है। खारी झील का मतलब है कि इसमें लवणता सबसे अधिक है। चिल्का है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, मतलब उसका क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन इसकी खास बात क्या है, इसमें खारापन ज़्यादा है, चिल्का से भी अधिक खारापन है। 100 ग्राम जल लेंगे ना यहाँ पे, तो 100 ग्राम जल में जितना इसमें नमक बनेगा उतना नमक आपके चिल्का में नहीं बनता और भारत की किसी भी झील में नहीं बनता। तो ये सबसे खारी झील है आपके। और इस झील की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण जो वासुदेव चौहान हुए थे उन्होंने किया था। बिसलदेव का अभिलेख जो हमें ये सूचना देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंथा नदी सबसे अधिक पानी ले आती है, रूपनगढ़ लाती है ना, ये सारी नदियाँ यहाँ पे जल का स्रोत बनती है। और अब इसकी क्या है ना, बारिश की ऋतु में इसकी साइज़ बढ़ जाती है और जैसे ही आपके ग्रीष्म ऋतु आती है तो साइज़ इसकी छोटी हो जाती है। तो इसमें साइज़ भी है ना, ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, साइज़ घटती बढ़ती रहती है इसकी। कभी बारिश की ऋतु में साइज़ ज़्यादा हो जाती है और जैसे ही आपके वो कम होता है उस समय साइज आपके गर्मियों में कम हो जाती है। इस तरह से ये लोग बनाते हैं, है ना। ये क्यारी बना दी गई है, देखो ये क्यारी बनाई हुई है ये, और इसमें आपके पानी डाल दिया गया है। पानी उड़ जाएगा
और फिर शेष नमक बचेंगे उसको ये लोग वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पे कई बार फ्लेमिंगो पक्षी भी आते हैं, और पिछली बार आपको पता है कि बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो पक्षी मर गए थे किसी बीमारी के कारण। यहाँ पे देवी यानी तीर्थ भी है यहाँ पे, और शाकंभरी देवी का मंदिर भी है यहाँ पे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण झील है ये, और ये पचपद रहा जाएगा। ठीक है, तो मैं इस झील की कुछ बातें आपके लिख लेता हूँ ताकि आपको मस्तिष्क में रहेगी और आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो सांबर झील की सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पे लिखनी है वो ये कि जो सांबर झील का मैटर है, ये सबसे पहला बिंदु ये आएगा कि ये आपकी कौन कौन से जिलों में विस्तृत हैं। ठीक है, जिलों का जानना हमें इसलिए ज़रूरी होता है, कई बार पूछ लेते हैं कि सांबर झील का विस्तार निम्नलिखित में से कौन कौन से जिलों में है, तब हमारे लिए थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाती है कि कौन कौन से ज़िले हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बता दिया कि जयपुर, अजमेर और नागौर, इन 3 जिलों में सांबर नदी है वो, सॉरी झील है वो विस्तृत है। तो अभी इन्हीं बातों को हमें वो एक एक करके यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, और आप साथ साथ में लिखते जाइए। मैं मेन बातें लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, कि इसकी अवस्थिति, यह झील, एक मिनट, जयपुर में इसका ज़्यादा है, जयपुर, अजमेर व नागौर जिलों में अवस्थित है, विस्तृत है। ये रेलवे स्टेशन वगैरह मुख्य अवस्थिति जो है ना वो है इसकी जयपुर में। ठीक है, कोष्ट में लिख सकते हो। इस झील का मुख्यालय आप कह सकते हो फुलेरा में। पहली बात होगी इसमें। अब दूसरा बिंदु इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि बिजोलिया जो शिलालेख था, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। ठीक है, इस हिसाब से हम इसको कृत्रिम मान लेते हैं, है ना। हालांकि बिजोलिया शिलालेख में झील का नाम कहीं नहीं लिखा है, लेकिन यह है कि एक जल क्षेत्र का नाम अवश्य लिखा हुआ है। 2 बातें हो गई। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा बिंदु हम इसमें ये लिखेंगे कि वर्षा ऋतु में, या ऐसे लिखते हैं कि प्रत्येक ऋतु में इसका आकार जो है वो घटता बढ़ता रहता है, एक स्थायी नहीं है ना। तो इसको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक ऋतु में इसका आकार घटता बढ़ता है। ठीक है, घटता बढ़ता है मतलब परिवर्तनशील है। अब देखो अगर इसको अपन घटते बढ़ते की बात करें तो मैक्सिमम जो है उसका अधिकतम कितना हो जाता है, 33.5 के आसपास हो जाता है किलोमीटर। अधिकतम लंबाई कितनी होती है इसकी, अधिकतम लंबाई, अब अधिकतम लंबाई होगी इसकी बारिश की ऋतु में, वह अधिकतम चौड़ाई
3 से लेकर 11 किलोमीटर तक। ठीक है, अब 3 किलोमीटर चौड़ाई होगी सर्दियों की ऋतु में और 11 किलोमीटर चौड़ाई होगी आपकी गर्मियों की ऋतु में। ये अधिकतम चौड़ाई इसकी रह सकती है ना। 1 मिनट। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, ये फिक्स नहीं है, 35.5 तक अधिकतम है ना। और ये भी फिक्स नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बिल्कुल परिवर्तनशील है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस हिसाब से 190 से लेकर और लगभग आपके 230 किलोमीटर के आसपास, वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका पूरा सरफेस एरिया हो जाता है। जिस ऐसे तथ्य रटने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि थोड़ा सा मस्तिष्क में रहेगा तो ठीक रहता है। ठीक है, ये इतना याद रख लेना। गहराई की अगर बात करें तो लगभग 3 मीटर के आसपास औसत गहराई रहती है इसकी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि लूनी नदी का जो प्रभाव है वो इस पर भी रहता है। ठीक है, इसका एक प्राइमरी जो सोर्स माना जाता है इस पूरे खारेपन का, उसे लूनी नदी को माना जाता है। और वैसे लूनी नदी जो है वो आपकी प्राइमरी आउटफ्लो, इसका मतलब ये हुआ कि लूनी नदी और इनका आपस में कभी पिछले कुछ हजारों साल पहले इनका संपर्क रहा होगा, ऐसा है वो माना जाता है। तो इसका प्राथमिक संबंध लूनी नदी से माना जाता है। ठीक है, मतलब लूनी नदी का जल इनको मिलता होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका परिचय हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम इसमें गिलेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदियां आके गिरती। ये मैं आपको सांबर के अपकेंद्रीय अपवाह तंत्र में भी बता चुका हूँ, स्थानीय जो आपके आंतरिक अपवाह था उसमें भी। और एक बार फिर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिख लेता हूँ, जिसमें खारी खंडेला, मेंथा, रूपनगढ़, है ना, इत्यादि नदियों का जल इसका प्रमुख स्रोत है। इसका प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो सांबर झील का जल स्रोत नहीं है या है। तो ये 3-4 बातें होगी सांबर में। अच्छा, अब अपन आगे आते हैं, अगली स्लाइड पे कुछ लिख लेते हैं, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए इसमें कुछ और बातें, जैसे ये भारत की सबसे खारी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील नहीं, सबसे खारी झील है, मतलब इसमें लवणता बहुत अधिक है। ठीक है, लवणता के आधार पर यह भारत की सबसे खारी झील है, जो कि राज्य के कुल नमक उत्पादन का 80% 80% तथा देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7%, है ना। देश के कुल नमक उत्पादन का ये आंकड़ा कई बार पूछते हैं ना, योगदान देता है।
और यहाँ नमक उत्पादन का जो कार्य है ये सांबर साल्ट वर्कर्स इन्होंने बनाया था 1960 के आसपास। फिर हिंदुस्तान वर्कर उसने कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, इसको योगदान देता है। ठीक है, इसके नियंत्रण हेतु, इसके नियंत्रण का कार्य, मॉनिटरिंग कौन करता है इसकी, इसके नियंत्रण का कार्य सांबर सॉल्ट लिमिटेड करता था, जैसे 1964 में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड नाम दे दिया गया। ठीक है, जैसे 1964 में हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड नाम दिया गया। हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड बना दिया गया, नाम दिया गया, ऐसे ठीक रहेगा। अभी वर्तमान में यही है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब इसके अलावा क्या क्या ध्यान रखना ठीक है, और नमक निर्माण के लिए ये क्यारियां बनाई जाती है, जैसे रेस्ता भी कहा जाता है, तो ये बिंदु भी लिख लेते हैं। नमक निर्माण हेतु अथवा रेस्ता बनाई जाती है। अब ये मैं समझा चुका हूँ, आपको चित्र बना के अब आपको ऐसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि क्यारी क्या है, मैंने आपको बता दिया। ये चौकड़ी बना देते हैं, उसमें जल छोड़ देते हैं, जल उड़ जाता है, तापमान से शेष नमक रह जाते हैं। और नमक कहाँ से आते हैं, नमक धरातल के आंतरिक भागों में अधिकता उससे आते हैं। फिर उस नमक को इकट्ठा करके ये बना दी जाती है रेस्ता, और ये फिर आपके फैक्ट्री में इसको रिफाइन किया जाता है। ठीक है, रेस्ता का निर्माण होता है। स्थानीय शब्दावली है। ठीक है, एक बात ये हो गई। इसमें एक बिंदु हमें और भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये तो हो गया, ये इस फ्लेमिंगो में मैं आता हूँ। यहाँ की खास बात देखिए क्या है कि ये एक आर्द्रभूमि क्षेत्र है, जिसे हम वेटलैंड कहते हैं, रामसर भूमि क्षेत्र भी कह सकते हैं, जो कि वर्तमान में भारत में 75 है ना। 75 भारत में वेटलैंड एरिया है टोटल वर्तमान में। उनमें से 2 राजस्थान में, एक केवलादेव और एक आपके सांबर झील। 1990 के अंदर मार्च में 23 तारीख को, हाँ 23 मार्च 1990 को इसको रामसर वेटलैंड की श्रेणी में रखा। रामसर वेटलैंड इसलिए कहते हैं कि ईरान के शहर रामसर के अंदर फरवरी के अंदर 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था इस आर्द्रभूमियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। तो उसके बाद से जितनी भी वेटलैंड है उन सबको वेटलैंड भी कहा जाता है, रामसर भूमि भी कहते हैं, आर्द्रभूमि भी कहते हैं, नम भूमि भी कहते हैं, और अनूप जल भी कहते हैं। बहुत सारे नाम इसके दिए जाते हैं। और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें जल, मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है ना। तो ये एक नम भूमि क्षेत्र है, और नम भूमि क्षेत्रों में हमेशा बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच होती है, वहाँ पे जैव विविधता बहुत होती है। तो सांबर में भी देश विदेशों से यहाँ पे कई सारे पक्षी आते हैं विशिष्ट ऋतुओं में। तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखना चाह रहा था। ठीक है, इसे तेईस मार्च 1990 को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ठीक है, भारत में कुल 75 है।
75। और राजस्थान में कितनी है, सॉरी, राजस्थान में इनमें से 2 है। दूसरा केवला देव है। ठीक है, रामसर साइट का दर्जा दिया गया। रामसर साइट में आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए सम्मेलन हुआ था। उसके बाद से जितने भी ये वेटलैंड है, इन सबको रामसर साइट कहा जाता है। ठीक है, शहर में आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन हुआ था। पहला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, इस कारण आर्द्र भूमि क्षेत्रों को रामसर क्षेत्र भी कहलाते हैं। सभी नहीं, जो सरकार घोषित करती है ना। ये थोड़ा सा आप देख लेना। फिर 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा देख लेना कि इसको रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया है। और भारत में कितने बनाए हैं, राजस्थान में 2 है, एक केवला देव है, केवला देव है, और दूसरा आपके सांबर है। ठीक है, 2 हो जाएंगे। तो अच्छा, ये तो बात हो गई। अब रामसर साइट के बाद हम लोगों को 2 बातें इसमें और लिखवानी है। एक फ्लेमिंगो लिखवानी, एक इसमें देवयानी और शाकंभरी माता का मंदिर लिखवाना। फिर हमारा ये सांबर झील है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लिखिए, मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। यहाँ पर ये प्रवासी है, ज़्यादा हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे इसको, ज़्यादा हम पढ़ेंगे इसको जैव विविधता में उड़कर आते हैं। ठीक है, 2019 में बड़ी संख्या में इन पक्षियों की मृत्यु एक बीमारी आई थी यहाँ पे, बोटुलिज्म करके नाम था उसका, बोटुलिज्म, हाँ, बोटुलिज्म नामक बीमारी से हुई थी। अरे ये काफ़ी चर्चित हुआ था उस समय, और हर दिन हजारों की संख्या में ये बेचारे पक्षी मारे जाते थे, फ्लेमिंगो, और पता भी नहीं चल रहा था। फिर बोटनिकल गार्डन, वो जो शोध संस्था है शायद लखनऊ में, कहाँ पे, वहाँ इसके सैंपल भेजे गए और वहाँ पता चला कि ये इस प्रकार की बीमारी है और इस हिसाब से ये फैलती है। तो उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था, अभी तो इतना चर्चा में नहीं है। ठीक है, एक तो बात ये हो गई। इसके अलावा हाँ, इस झील के पास में चौहानों की कुल देवी जो है शाकंभरी माता, उसका मंदिर स्थित है।
मंदिर, ये चौहानों की कुल देवी है। ठीक है, और देवयानी तीर्थ है यहाँ पे। यहाँ पे एक सॉल्ट म्यूजियम भी है ना, नमक संग्रहालय, जो कि बहुत पुराना है, लगभग 1870 के आसपास का। आपके सांबर सॉल्ट म्यूजियम भी कई बार आता है। राजस्थान की किस झील में एक नमक म्यूजियम भी बना हुआ है। सांबर सॉल्ट म्यूजियम अवस्थित है। एक बार ये शायद राजस्थान के किसी एग्जाम में पूछा गया था कि प्रसिद्ध देवयानी तीर्थ जो है वो राजस्थान के अंदर किस झील में अवस्थित है। तो देवयानी तीर्थ आपकी किस झील में है, वो है आपकी सांबर झील में। उसमें ये भी लिखा था देवयानी तीर्थ, जिसको तीर्थों की रानी कहा जाता है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना आप, बस इतनी सी बातें याद रखनी, बाकी ज़्यादा पीएचडी इसके ऊपर करनी नहीं है। तो ये सॉल्ट म्यूजियम, देवयानी तीर्थ और शाकंभरी माता का मंदिर। ठीक है, तो ये हमारी सांबर झील है वो यहीं पे पूरी हो जाती है। ठीक है, सांबर के बाद में अब दूसरे नंबर पे हम पचपदरा को पढ़ते हैं। पचपदरा इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि पचपदरा की खास बात यह है कि ये अभी वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है। वर्तमान में चर्चा में क्यों है, उसके पीछे मेन कारण ये है कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो रिफाइनरी बननी शुरू हो गई और पूरी झील के ऊपर रिफाइनरी का काम शुरू हो गया है। तो इससे क्या हुआ कि झील पूरी खत्म हो गई। तो खारवाल जाति के यहाँ पे लोग रहते हैं जो नमक उत्पादन का काम करते हैं, उनके रोजगार पे संकट आ गया। ठीक है, तो अब देखो पचपदरा झील, पहली बात तो ये कि इसका निर्माण वगैरह किसने करवाया, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है किसी को। और दूसरी बात, खारे पानी की झील है और अभी तक बाड़मेर में है, और अब यूँ समझिए पचपदरा बालोतरा में चला गया, और राजस्थान की पहली रिफाइनरी जो है वो इस झील के अंदर स्थित है, और देश की पहली ग्रीन रिफाइनरी यहीं पे अवस्थित है। ये ग्रीन रिफाइनरी है। ग्रीन रिफाइनरी वो होती है जिसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, मतलब इसके अंतर्गत जो भी आपके क्रूड ऑयल का जो कचरा भी बचेगा ना, नेफ्ता, उससे भी यहाँ पे इसके अंदर एक इन्होंने क्या किया है, एक पावर प्लांट बना दिया है। उस कचरे से लाइट बना के और पावर प्लांट में लाइट यूज़ कर ली जाएगी, है ना। तो कुछ भी ऐसा बचेगा ही नहीं अवशिष्ट जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सके। इसलिए इसको देश की पहली ग्रीन रिफाइनरी, राज्य की पहली रिफाइनरी, और जो आपके भारत स्टेज 5 है उस लेवल के ग्रेडिंग का तेल उत्पादन है वो करेगी, यहाँ पे रिफाइन करेगी तेल को। तो ये काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त HPCL और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की एक रिफाइनरी बन गई। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का हिस्सा तो कम कर दिया गया क्योंकि वो प्रॉपर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसका हिस्सा कम कर दिया, वर्तमान में शायद 20-22% कुछ रहा है, बाकी 80% हिस्सा लगभग HPCL का, जो कि भारत सरकार की एंटाइटी है। ठीक है, तो इसको हमें थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहली बात इसमें पचपदरा में ये लिखेंगे कि इसकी अवस्थिति कहाँ है। अब देखो इसके बारे में इतना कहा जाता है कि एक पंचा नामक भील था, उस व्यक्ति ने 16वीं शताब्दी के आसपास इस झील का निर्माण किया था। ठीक है, ये इसके कोई ऐसे एविडेंस नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा आता है, तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। यह झील बालोतरा पूर्व में अवस्थित है।
अवस्थित है। ऐसी मान्यता है कि इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में पंचाबील ने करवाया था। इस हिसाब से आप इसको कृत्रिम झील कह सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहां के जल में NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl की मात्रा 98% तकरीबन है। ठीक है, बहुत अधिक होता है ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, 98% तक की मात्रा इसमें है। ठीक है, और खारवाल जाति के लोगों के द्वारा खारवाल यहाँ पे रहते हैं, और जब ये रिफाइनरी का काम हुआ था तो खारवालों ने काफ़ी इसका एक प्रकार से उनका ये कि विरोध भी किया था। के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी का उपयोग करके नमक उत्पादन किया जाता है। मोरली झाड़ी का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता युक्त स्फटिक नमक उत्पादन किया जाता। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। और अब आखिरी बात, वर्तमान में यहाँ पे राज्य की एकमात्र रिफाइनरी है वो यहाँ बन रही है। तो अभी ये झील लगभग खा गई है। ये मेरे हिसाब से फोटो अलग आ गया है तो पता नहीं, ये ऐसा ही है कुछ, है ना। हम जाते रहते हैं यहाँ पे, तो अब ऊपर से लिया है तो कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे हिसाब से यही है। वर्तमान में यहाँ पर देश की पहली ग्रीन रिफाइनरी, राज्य की पहली रिफाइनरी निर्माणाधीन है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम उद्योगों में करेंगे। बट ये है कि ये देश की पहली ग्रीन रिफाइनरी है और राज्य की ओवरऑल पहली रिफाइनरी। राज्य राजस्थान में और कोई रिफाइनरी है वो नहीं है। ठीक है, ये पचपदरा झील है और पचपदरा होगी हमारे यहाँ पे पूरी। अब मुझे थोड़ा सा लगता है डीडवाना हमें देखना चाहिए, है ना। इसके बाद में आपको ये सारे नाम है वो याद ही करने, और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब अपन थोड़ा डीडवाना कर लेते हैं, फिर खारे पानी की झीलें हमें वो ख़त्म कर देंगे। तीसरे नंबर की झील ले लेते हैं, डीडवाना झील। ठीक है, नागौर के अंदर है और
नावा वगैरह ना आपने सुना होगा। ठीक है, ये भी खारे पानी की, सारी खारे पानी की झीलें ही पढ़ रहे हैं, अभी मीठे पानी की एक भी झील हमने नहीं पढ़ी अभी तक। अब देखो डीडवाना झील की बात करें तो इसमें क्या है कि फ्लोराइड और सोडियम की मात्रा काफ़ी अधिक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्लोराइड और सोडियम की मात्रा अधिक होने के कारण यह नमक खाने योग्य नहीं है, बल्कि इसका उपयोग उद्योगों में किया जा रहा है, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, चाहे आपके ये जितना भी ये अपमार्जक उद्योग हो, टॉयलेट्स वगैरह में नमक जो यूज़ होता है वो, एसिड बनाने में जो नमक यूज़ होता है वो, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और नावा के अंदर एक फैक्ट्री भी है आपके सोडियम इस क्लोराइड और इसकी अलग से बनी हुई, तो यहाँ थोड़ा सा लिख लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। यह नागौर में अवस्थित है। नए जिले का सीमांकन हो जाएगा, तो अगर चेंज वेज हो जाए तो आप अपने स्तर पे ही चेंज कर देना, बाद में हो सकता है मैं भी आपको चेंज करवा दूं। ठीक है, यहाँ पर सोडियम सल्फाइड Na2SO4 कहते हैं शायद, फ्लोराइड की अधिकता के कारण यह नमक खाने योग्य नहीं है। देखो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो हो सकता है ये सोडियम सल्फाइड वगैरह इधर उधर हो जाए, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना, ऐसे मत कहना सर ने गलत लिखवा दिया। सोडियम को Na कहते हैं ना, सॉरी नाइट्रेट नहीं, Na होगा, Na2SO4 होगा, जो भी अधिकता के कारण वह नमक खाने योग्य नहीं है। इस कारण इसका उपयोग उद्योग क्षेत्र में आपके फिर देखो कपड़ा उद्योग हो गया, कागज उद्योग हो गया, है ना, अम्ल एसिड जो बनाते हैं उस उद्योग में भी इसका अच्छा खासा यूज हो जाता है। कपड़ा और कागज मेन था। ठीक है, और उर्वरक उद्योग है, और चमड़ा उद्योग है, और रंग उद्योग है, और एसिड बनाना हो, है ना, उद्योग क्षेत्र में होता है। ठीक है, एक तो इसका ये देख लेना, सोडियम सल्फाइड की मात्रा अधिक है, इस कारण इसको है वो खाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। रीज़न साफ है कि इसको आप है वो इस रूप में यूज़ नहीं कर सकते, NaCl की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो Na2SO4 यहाँ पे ज़्यादा है NaCl की तुलना में। अब देखो आगे 1964 के अंदर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स की स्थापना की गई, जो ये काम करता है। स्टेट केमिकल वर्कर्स बेसिकली उद्योगों के लिए केमिकल की व्यवस्था करता है। क्योंकि इसका नमक का उपयोग उद्योगों में होता है, इसलिए स्टेट केमिकल वर्कर्स जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है 1964 से। 64 में राजस्थान स्टेट केमिकल की स्थापना की गई।
जो कि स्थानीय देवली संस्थाओं के सहयोग से काम करता है। यहाँ की कई संस्थाएं काम करती है, लोकल संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से काम कर रहा है। संस्थाओं के सहयोग से का कार्य कर रहा है। ठीक है। और नावा में इसकी NaSO4 की फैक्ट्री भी बनी हुई है। तो एक तो बात ये हो गई, नैमिकल स्टेट केमिकल वर्क्स हो गया, देवली संस्था होगी, नावा में है, नहीं है, डीडवाना। यहाँ पर और की कागज फैक्ट्री भी है, कृत्रिम कागज निर्माण उद्योग भी है। ठीक है, बस मैं इतना ही इसमें है वो बताना चाहूँगा आपको। डीडवाना में इतना याद रख लेना। तो ये हो गया हमारे खारे पानी की झीलें कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे आपके कौन सी, मीठे पानी की झीलों पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।